अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में की है, और लेट्स नो व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर ऑल अबाउट. सो यू कैन सी सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड. क्यों कनेक्टेड है ये, कोई बता सकता है मुझे? ये कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, इनका नेटवर्क कम्युनिकेशन की वजह से बना है. आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये है कम्युनिकेशन के टाइप्स. कितना थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. और फिर मैं तो आपको बता ही रही हूँ. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं हम कि कितनी तरह का होता है. सबसे पहले हम इसके सब पार्ट्स को देखेंगे. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन, then comes non-verbal communication. It's so simple. Verbal communication और उसी के आगे non लगा दिया, non-verbal communication हो गया. फिर formal communication और फिर informal communication. I hope this is clear to you all. Yes, very good. Okay, when everything is clear to you, जब सब कुछ समझ में आ जाए तो क्या बोलेंगे? Yes, very good. अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4 पार्ट्स. सबसे ज़्यादा पार्ट्स इसी के हैं. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी. तो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कि हम कैसे करते हैं? बोल कर करते हैं. ठीक है, या फिर वेरी गुड, लिख कर करते हैं. या तो हम वर्बल कम्युनिकेशन में बोलते हैं, स्पीच के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं आपसे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही हूं, और या फिर हम लिख के करते हैं, जैसे मैं बीच बीच में वर्ड यूज करती हूं लिखने के लिए. तो वर्बल कम्युनिकेशन इज सब डिवाइडेड, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स, इनटू 2. डोंट गेट कंफ्यूज. इनटू 2. मैंने ये बोला है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. सो कैसे बोलेंगे इसको? वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन से? ओरल एंड रिटन. चाहे हम बोलकर अपनी बातों को रखें या फिर लिख कर रखें, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? वेरी गुड, वर्बल कम्युनिकेशन. Now comes non-verbal communication. Non-verbal communication is also divided into 2 parts. Body language और paralanguage. Body language मतलब क्या? Body language. Okay, this is my body language. Body language. और समझ गए ना? तो यानी जो हमारा posture है, gesture है, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब किस में आते हैं? बॉडी लैंग्वेज में. और पैरा लैंग्वेज किस में है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार. पैरा लैंग्वेज क्या होता है? मैंने एक ही बात 3 तरह से बोली. ये पैरा लैंग्वेज फीचर्स को शो करता है. क्या होता है पैरा लैंग्वेज? क्वेश्चन. पैरा लैंग्वेज क्या होता है? थोड़ा कम स्ट्रेस दिया मैंने, आप समझ गए? अलग अलग तरीके से बोलना, वो है पैरा लैंग्वेज. जैसे हमारी टोन हो गई, और क्या हो गया? राइजिंग एंड फॉलिंग. पिच है, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, है ना? समझ रहे हैं? जब जैसे बहुत खुश होते हैं तो कैसे बोलते हैं? अरे वाह, मजा आ गया, मैं पास हो गई. ओके, और अरे यार फिर से कम नंबर आ गए मेरे. तो फॉलिंग टोन, आप समझ रहे हैं? ये है पैरा लैंग्वेज. अब हम इन दूसरे पार्ट्स पे आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और एक्सटर्नल. इज दैट क्लियर? ओके. अब वर्टिकल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, कुछ आइडिया है? ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है. वैसे हराइजन क्या होता है? हराइजन, अगर हम इसमें टेल हटा दें तो ये वर्ड हो गया हराइजन. हराइजन का मतलब होता है क्षितिज.
क्षितिज समझते ना, हिंदी का वर्ड है भाई, सबको पता होगा। क्षितिज का मतलब जहां पे धरती और आसमान लगता है मिल रहे हैं आपस में, उसको हराइजन बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब जो पड़ी लाइन है, और वर्टिकल सभी को पता है। अब डायगनल कैसी हो गई? डायगनल, आप समझ रहे हैं मेरी बात? डायगनल, ओके। और एक्सटर्नल बाहरी। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनफॉर्मल हैज ओनली 1 सब पार्ट। इनफॉर्मल में सिर्फ 1 सब पार्ट। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, चिंता मत करेगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं सब बताऊंगी, चिंता मत करिएगा। इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन होता है। इनफॉर्मल का एक ही प्रकार होता है, एक ही टाइप होता है, जिसको हम ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं। कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, परेशानी? सब कुछ क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन, मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। बोलकर मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, या फिर कन्वेड आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और अ पीस ऑफ राइटिंग। Okay, so you can understand it can either be spoken or be written. Has 2 subparts. I have already told you about it. This is very important to remember. बहुत ज़रूरी है हम इसको याद रखना कि इसके 2 subparts होते हैं, oral और written. Already हम इसको आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से क्योंकि हमें एग्जाम भी पास करना है, हमें ये सब लिखना भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। आई होप कि आपको इसके बारे में पूरा आइडिया हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज ऑल अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन पक्षियों को देखिए, ये सब आपस में ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोल कर कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पक्षी लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं? एनिमल्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं? जी हाँ, वो लोग बिल्कुल कम्युनिकेट करते हैं। उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन में प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज फ्रॉम वन टू अनदर, ये तो हम सभी में करते हैं, चाहे हम ओरली कर रहे हों या फिर हम रिटन में कर रहे हों या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये पार्ट ऐसा है, ये ऐसा पॉइंट है जो आप किसी भी आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं जबकि आप कम्युनिकेशन के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज फ्रॉम वन टू अनदर। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस, चाहे वो रिटन में हो, ओरल में हो, कैसा भी हो, वो हमेशा आइडियाज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। इंटरैक्शन विच मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स, ये वो इंटरैक्शन है, अब यहां से डिफरेंट हो गया, ये वो इंटरैक्शन है जहां पे हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं और स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही इन्वॉल्व रहता है। यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप हियर कर रहे हैं या लिसन। यस, आप लिसन कर रहे हैं, कि आप लिसन कर रहे हैं और अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर आप एडअप करना चाहते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं, तो आप भी स्पीकर बन सकते हो, नहीं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। कितनी तरह के ये होते हैं इसके बारे में बात करेंगे अब हम। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे मैं और आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपसे अपनी बात को रख रही हूं, तो ये एक तरीके का कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन कैसा है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। इंटरव्यूज में भी यही होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, हाँ बिल्कुल, आपको अभी से अपने दिमाग में बात रखनी है कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। हार्ड स्किल आप अपने पूरे डिप्लोमा के सारे साल में पढ़ेंगे, मतलब जितने भी साल आप पढ़ रहे हैं डिप्लोमा में, आप हार्ड स्किल्स के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको कुछ ही सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है और उसके बाद आपको खुद से अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना होता है। और इसीलिए मैं कोशिश पूरी यही कर रही हूँ कि आप अपने एग्जाम को पास करने के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी पे भी वर्क करते रहिए। बार बार मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। ये नहीं होता कि इंटरव्यू के 10 दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे,
है ना, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू के लिए आपको डे 1 से तैयार होना पड़ता है और डे 1 से अपने एट्रीब्यूट्स पे फोकस करना होता है, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज फीचर्स पे फोकस करना होता है। तो चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो उसमें इंटरव्यूज़ में भी ओरल कम्युनिकेशन ही रहता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं। प्रेजेंटेशन, जैसे आप पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर आप अपने क्लास में अगर आपको टीचर बोलते हैं कि चलिए भाई अब आप यहाँ पर आइए और अपनी बात को रखिए सबके सामने, तो वो भी एक tariके का प्रेजेंटेशन होता है। आप कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आजकल क्या हो रहा है कि एक पूरा वर्ल्ड ना एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो क्या हो रहा है कि अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों से बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स इतने ज़्यादा दूर हैं कि सारी कंपनीज अलग अलग जगहों पर हैं, सबके हेड ऑफिस अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं। तो हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, एक दूसरे से शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली हो जाता है। ये भी ओरल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। वीडियो कॉल्स भी ऐसा ही कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं और अब रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन, जैसे मैं लिख रही थी वैसे ये टीचर भी लिख रही हैं। सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग। तो जब भी कभी राइटिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं या फिर मैसेजेस दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन? एनी आइडिया? एक तो लिख कर, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे आप सपोज आपके टीचर ने बोला, या फिर आप सपोज कहीं पे वर्क करते हैं, प्रोफेशनल हैं आप वर्क करते हैं और आपको अपने सबॉर्डिनेट से, यानी आपके अंडर काम करने वाले लोगों से आपको बताना है कि आज की मीटिंग 5 बजे है, तो आप क्या करना ज़्यादा पसंद करेंगे? एक तो आप फ़ोन करके बोल सकते हैं कि, या मैसेज कर सकते हैं, कौन सा वाला बेटर रहेगा? ईमेल करना, राइट, मैसेज करना। क्यों? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन हमेशा ऑथेंटिक होता है, मतलब ये कि ये प्रूफ की तरह भी, एविडेंस की तरह भी काम करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर्मल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसीलिए इसको फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि भाई आ जाना मीटिंग है 5 बजे, हो सकता है वो पर्सन भूल जाए, लेकिन अगर आपने मेल कर दी है उसको, अगर रिटन में आपने उसको कुछ भेज दिया है कोई मैसेज, तो वो ये नहीं कह सकता अरे भूल गया, क्योंकि आपके पास ये प्रूफ का काम करेगा। आप बता सकते हैं कि आपको इतने बजे मैंने मेल की है, आप अपनी मेल चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वेरी ट्रू। ऐसे बोल देना और फिर ड्राफ्ट करना, सोचना, इनकोड करना, क्या लिखा जाए, एग्जैक्ट वर्ड अपने ऑडियंस के हिसाब से, तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेटर्स, इसका एग्जाम्पल मैं अब आपको दे रही हूँ, जैसे पिछली बार हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, बिल्कुल वैसे ही। लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, ऑफिसेज में सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, जिससे वो सब जगह सर्कुलर्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो हर जगह सर्कुलेट होते हैं, घुमाए जाते हैं हर जगह। मैनुअल्स हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, टेलीग्राम्स, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ऑफिस मेमोज हैं, और इनको मोमो से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा, मोमोज अलग हैं और मेमोज अलग हैं। मेमोरेंडम, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोमो और मेमो अलग अलग हैं, तो इनको मैं अक्सर देखती हूँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, इसको याद रखना है और गलत स्पेलिंग मत लिखना है। मेमो, मेमोरेंडम, इसको मैं अभी लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ। मेमो, इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे गीतेश को, सपोज किसी व्यक्ति का नाम गीतेश है, तो उसको उसके घर के लोग उसको निक नेम दे दिया है गीत, ठीक है, तो वैसे ही मेमोरेंडम, ओके, सो इसको मेमोज इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, आई होप कि यू बी हो सकता है इसमें,
I'm a little confused. कोई बात नहीं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, मैं भी गलतियाँ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ परफेक्ट आना चाहिए. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है चीज़ें. बुलेटिन्स भी हैं इसमें, ऑफिस मेमोज के अलावा बुलेटिन्स आप सभी को पता है, न्यूज़ बुलेटिन्स आपने देखी होंगी और सुनी होंगी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वैसे ऑलरेडी मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी लिखने के लिए आपके आंसर में क्या लिखना है आपको इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इंक्लूड्स अपरेंट सिग्नल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. जो बॉडी लैंग्वेज के अपरेंट सिग्नल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे सिग्नल्स मतलब आपने बोला आप लेट हो गए, ठीक है, और आपने अपने टीचर से बोला मे आई कम इन, और उन्होंने कहा मतलब नहीं, he is angry with you. He did not say anything, कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने आपको ये बता दिया कि you are not allowed to enter, बाहर जाओ बाहर जाओ. तो इसका मतलब apparent signals of body language comprises of paralinguistic features. Frowning, paralinguistic features. मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि बोलने का तरीका भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज में आता है. स्पीच इंक्लूड्स पैरालैंग्वेज सच एज टोन एसेट्रा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. हैज 2 सब टाइप्स, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट है. बॉडी लैंग्वेज है इसकी पहली सब टाइप और पैरालैंग्वेज है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 2 सब टाइप्स हैं, बॉडी लैंग्वेज और पैरालैंग्वेज. इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया है. कंप्राइजेज ऑफ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, आप इसको समझ रहे होंगे. पैरालैंग्वेज और पैरालिंग्विस्टिक में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये एक ही हैं. ये पैरालिंग्विस्टिक का मतलब स्टडी ऑफ टोन, समझ रहे हैं, इसको पैरालिंग्विस्टिक इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टोन. और पैरालैंग्वेज फीचर्स होते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं हैंड मूवमेंट्स, पोस्चर वगैरह, जेस्चर वगैरह के बारे में. आगे बढ़ते हैं. पैरालैंग्वेज द वे इन विच यू से वर्ड्स, वॉल्यूम, पिच, स्पीकिंग रेट, वॉइस क्वालिटी एसेट्रा. आप समझ गए होंगे ये. सम पैरालैंग्वेज फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है, कोई आइडिया बता सकते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, डोंट वरी. हैप्टिक्स. हैप्टिक्स क्या होता है? डिफिकल्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है हैप्टिक्स. प्रॉक्सिमिक्स, ये आता है आपको? ये भी नहीं आता. ओके. पैरालिंग्विस्टिक, ये तो पता होगा, बिल्कुल सही. क्रोनोमिक्स, एनी आइडिया, ये टर्म कभी सुना है? ऑक्यूलेसिक्स, ऑक्यूलेसिक्स, ओ गॉड, ये तो सब बहुत डिफिकल्ट टर्म्स हैं. तो हैप्टिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये होती है टच लैंग्वेज. हैप्टिक्स ओके, एनी आइडिया? हैप्टिक्स यानी टच लैंग्वेज. मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है कि क्या टच की भी कोई लैंग्वेज होती है? किसी को छू रहे हैं आप, उसकी क्या लैंग्वेज है? कोई बच्चा रो रहा है, उसकी माँ उसके ऊपर हाथ जैसे ही रखती है वो बच्चा चुप हो जाता है. आपने देखा होगा माएँ अपने बच्चों को ऐसे से सहलाती हैं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की भी अपनी एक भाषा होती है. कोई बहुत डरा हुआ है, आप जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि नहीं चिंता मत करो, मैं हूं. आपने बोला भी नहीं, सिर्फ आपने जाके उससे टच किया, उसका हाथ पकड़ा. आपका फ्रेंड है जो कि डरा हुआ है, परेशान है, वो तुरंत अच्छा फील करने लगता है. तो यानी टच की भी अपनी भाषा होती है जिसमें हम बगैर बोले अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. अब आता है प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? एनी आइडिया? प्रॉक्सिमिटी, देखिए सपोज मैं ये एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. ये टेबल है, ठीक है, आप लोग बैठे हैं, आप टेबल के इस तरफ हैं, मैं टेबल के इस तरफ हूँ, ठीक है. जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के बीच में भी जाऊंगी, लेकिन जब भी आप लोग मेरे से बात करेंगे तो एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे. यस और नो? यस, क्योंकि टीचर से बात कर रहे हैं आप. जब भी आप किसी सपोज आप बैंक जाते हैं, ठीक है, आपको एक अकाउंट खोलना है और आप वहाँ के मैनेजर से मिलते हैं, तो आप मैनेजर के सामने भी एक टेबल पड़ी होगी, ठीक है, और आप ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ आप
जब बात कर रहे हों तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल एक जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से हमारी डिस्टेंस भी होती है। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं बताया ना, डोंट वरी, मैं अभी बता दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिक्स यानी जो हमारी फिजिकल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। पैरालिंग्विस्टिक के बारे में तो इतना सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। तो स्टडी ऑफ टोन, पिच, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, रेट, जल्दी जल्दी कोई अगर बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, अगर मैं बहुत धीमे धीमे बोलूँगी तो क्या होगा, आप सब बोर हो जाएंगे, और अगर मैं जल्दी 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 बोलूँगी तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पैरालिंग्विस्टिक का एक एग्जाम्पल है। क्रोनेमिक्स क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? क्रोनेमिक्स का मतलब होता है टाइम, स्टडी ऑफ टाइम। ओके, तो बात करेंगे स्टडी ऑफ टाइम। अगर कोई टाइम पे आ गया क्लास के लिए, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि ये जो बच्चा है ना, ये हमेशा टाइम पे आता है, ये कुछ बता नहीं रहा मुझे कि मैं टाइम पे आता हूँ नहीं आता हूँ, लेकिन ये टाइम पे आता है, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये बंदा पंक्चुअल है। अगर मैं भी टाइम पे आती हूँ रोज, तो क्या शो करता है, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन सारे बच्चों को ये मैसेज कन्वे हो गया कि भाई मैम तो बिल्कुल टाइम पे आती हैं, तो हमें भी टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे ऑक्यूलेसिक्स की। ऑक्यूलेसिक्स क्या होता है, कोई आइडिया? ऑक्यूलेसिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मैं लिख देती हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, स्टडी ऑफ आई गेज। आप समझ रहे होंगे, आई गेज, आई कॉन्टैक्ट कैसा होता है, अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो मेरा आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। आपको शायद इस कोर्स को करने से पहले इस बारे में इतना आइडिया नहीं रहा होगा कि आई कॉन्टैक्ट या स्माइल या फिर हैंड मूवमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। यस और नो? यस, कुछ लोग मुस्कुरा कर कह रहे हैं यस, और कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मैं समझ जाती हूँ, मैं यस में इसको काउंट कर लूँगी। ये बात सच है कि हमें इन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे समझ में आता है और हम उस पर फिर काम करना शुरू करते हैं। तो इस कोर्स में हमने ये कोशिश की है कि हम उन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करें, जिससे कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें और अपने आप को एक ज़बरदस्त कम्युनिकेटर बना सकें, एक बहुत ही इम्प्रेसिव कम्युनिकेटर बना सकें और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने सबसे पहले हैप्टिक्स पढ़ा था, आपको याद होगा। हैप्टिक्स क्या है? इंक्लूड्स हैंडशेक्स, पैट ऑन शोल्डर्स एंड होल्डिंग हैंड्स। मैंने आपको ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल दे दिया है। अगर आजकल तो कोरोना की वजह से हम लोग हैंडशेक करते ही नहीं हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन हैंडशेक करने का भी अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोगों का हैंडशेक बहुत ही एंथुजियास्टिक होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी। कुछ लोग हैंडशेक करते हैं तो ऐसा लगता है उनको डेड फिश पकड़ा दी गई, दे आर होल्डिंग अ डेड फिश इन देयर हैंड, ऐसे। एक कुछ लोगों का बहुत विग्रस होता है, बहुत मतलब एनर्जेटिक होता है, तो वैसा वाला हैंडशेक हमको करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैं आपको हैप्टिक्स के बारे में बता रही थी, जिसका मतलब है टच लैंग्वेज। तो इसमें हैंडशेक किस तरह से हम करते हैं? पैट एंड शोल्डर, हम लोग आपस में मिलते हैं, दो फ्रेंड्स मिलते हैं, एक दूसरे को हम पैट करते हैं, या फिर छोटा बच्चा कोई अच्छा काम करता है, या आपसे भी आपके टीचर कई बार खुश हो जाते होंगे तो वो आपको ऐसे पैट करते हैं आपके शोल्डर पे, अरे वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, इस तरीके का। तो ये इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। पैट ऑन शोल्डर्स एंड होल्डिंग हैंड्स, फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स जो है वो अपने हैंड्स होल्ड करके चलते हैं, जैसे कि वो क्या शो करता है, उनकी बॉन्डिंग शो करती है आपस में। हर एक बॉडी लैंग्वेज का अपना एक मीनिंग है, तो इसको हमें समझना जरूरी है कि हम कब, कैसे, कहाँ व्यवहार करें। जैसे कि ऑफिस में हम हैंड्स होल्ड करके नहीं चल सकते, हाँ स्कूल और कॉलेज में तो चलता है, लेकिन अगर टीचर्स के सामने तो हैंड होल्ड करके हम नहीं चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मैटर करता है। प्रॉक्सिमिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रॉक्सिमिक्स क्या है? ऑब्जर्व्स मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द टू। मैंने आपको टेबल का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था कि प्रॉक्सिमिटी क्यों होती है। एक माँ और बच्चे के बीच में कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं,
ठीक है, दो फ्रेंड्स भी आपस में बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर आप किसी अजनबी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या फिर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी जो बहुत ही हाई पोस्ट पर है या डिजिग्नेशन पे है या जिससे आप पहले कभी मिले नहीं हैं, तो हमें प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखना होता है। फिजिकल डिस्टेंस कितना है, जो मेजरेबल डिस्टेंस है वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और पैरालिंग्विस्टिक के बारे में ऑलरेडी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सबको आंसर लिखने के लिए पूरा जैसे मान लीजिए अगर 2 नंबर का एक इस पे नोट लिखने को आए तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसमें क्या लिखेंगे। सपोज ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरालिंग्विस्टिक और राइट अ नोट ऑन पैरालिंग्विस्टिक, तो आप ये कह सकते हैं कि पैरालिंग्विस्टिक इज द पार्ट ऑफ व्हाट, बिल्कुल सही। तो आपको इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग आवर ideas and information, okay? And the third line, that is the most important line, studies variation in pitch, rhythm, speed, tone, volume and pauses while speaking. अच्छा बताइए, pauses अब जैसे मैंने कहा, अच्छा बताइए ये जो पैरालिंग्विस्टिक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा बताइए कि पैरालिंग्विस्टिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा पॉज क्यों, जिससे हम अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएं, जिससे हम अपने लिसनर को वो समय दे पाएं कि वो हमारी बातों को ग्रैस्प कर पाए। लेकिन अगर ये पॉज बहुत लंबे हो जाए तो क्या होगा? बहुत ही बोरिंग होगा, बहुत ही मोनोटोनस होगा। अगर कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है, मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर कोई बहुत स्पीडी है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, स्पीड अप कर रहा है, तो क्या होगा? बातें समझ में नहीं आएंगी, हो सकता है इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आपको समझ में ना, आप ग्रास्प ना कर पाए, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो उसके बाद हम ग्रास्प करने में भी थोड़ा सा टाइम हमारे दिमाग को चाहिए होता है। वहीं अगर रिदम नहीं है, कोई कैसे भी कोई बोल रहा है, एक मोनोटोन में बोल रहा है, एक ही तरह से बोल रहा है, तो क्या होगा? वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए पैरालिंग्विस्टिक हमें बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों को इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली और बहुत ही स्किलफुली बातों को रखने में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्रोनेमिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में भी आप वैसे ही लिख सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ नोट ऑन क्रोनेमिक्स, तो क्या लिखेंगे? क्रोनेमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे आप तरीका सीख लीजिए लिखने का कि जो आपको मदद करे। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं जिससे कि आपको समझ में ही आए। सपोज आप इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सभी को पता है। अब इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट करेंगे तो फिर उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, आपके एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको आता है, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, नंबर 1। और नंबर 2 कोशिश ये करनी है कि आप अलग अलग वर्ड्स लिखें। तो सपोज अगर इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है आपने, तो आप दूसरी बार इंपॉर्टेंट ना लिख के आप लिख सकते हैं वाइटल। एक और वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, पता नहीं आप यूज करते हैं या नहीं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, और एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं एसेंशियल। तो आप ये देख सकते कितने सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मेन लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट लिख सकते हैं। अगर आपको ये इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी तो अच्छी करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने आंसर को अपने एग्जामिनर को अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो आई होप कि ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी कि आप जब आंसर लिखें तो एक ही तरीके के वर्ड्स बार बार रिपीट ना करें। जब रेपिटेशन करते हैं तो रेपिटेशन क्या होता है? इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? वेरी करेक्ट, वो इनइफेक्टिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप लिखें तो आप रिपीट ना करके नए नए वर्ड्स उसमें लिखें। इससे आपको भी मजा आएगा सीखने में, क्योंकि सीखने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस समय जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जबरदस्त तरह से सीखते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं।
ऑक्यूलेसिक्स के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। ये क्या एग्जामिन करती है? आई कॉन्टैक्ट एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। साइलेंस उसमें नहीं था ये, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। बताइए साइलेंस का क्या मतलब है? क्या साइलेंस की भी कोई लैंग्वेज होती है? यस और नो? यस, वेरी करेक्ट। साइलेंस की भी लैंग्वेज होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद साइलेंस है, इसका मतलब नाउ दिस इज योर टर्न टू स्पीक, आई हैव स्पोकन, आई एम डन। वैसे ही जब आप बोल रहे होते हैं तो साइलेंस की भी अपनी एक उसका भी महत्व होता है, उसकी भी इफेक्टिवनेस होती है। साइलेंस कम्युनिकेट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हॉस्पिटल आप किसी को देखने गए हैं और आपको वहाँ पे कोई बहुत ही टिप टॉप बंदा दिखता है जिसके स्पाइक्स बने हुए हैं, कोई लड़का है आप ही की उम्र का, स्पाइक्स बने हुए हैं और उसने एक कान में कुछ ईयरिंग भी डाला हुआ है उस लड़के ने, और यहाँ पे नकल्स भी पहने हुए हैं, जो नकल्स मतलब ये नकल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने नकल्स भी पहना हुआ है जो बाइकर्स जो पहनते हैं। कैसा लगेगा आपको? बड़े चमकदार जैकेट पहनी हुई है, बहुत स्पोर्ट शूज़ पहने हुए हैं चमकते हुए, आपको क्या लगेगा? आप अपने बगल में चलने वाले व्यक्ति से कहेंगे ये हॉस्पिटल में आए हैं या फिर कोई डांस शो में पार्टिसिपेट करने हैं या फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करने आए हैं? क्यों? क्योंकि अपीयरेंस भी कम्युनिकेट करती है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ध्यान रखिए कि जब आप जिस तरह के सिचुएशन में हैं, जिस तरीके की स्थिति में हैं, उसी तरीके से आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। इसीलिए इंटरव्यू में जाने वाले लोगों के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उनको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत डार्क नहीं पहनने चाहिए, बहुत एसेसरीज बहुत यूज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिंग्स नहीं पहननी चाहिए, बहुत लंबे जो ईयरिंग्स या डैंगलर्स होते हैं लड़कियों को वो नहीं पहनने चाहिए, या कहीं पे बाली यहाँ पे कहीं नहीं पहने। क्यों? क्योंकि आवर अपीयरेंस ऑल्सो कम्युनिकेट्स, इन्वॉल्व्स क्लोथिंग, हेयर, मेकअप एक्सेट्रा। कोई हेवी मेकअप करके अगर कोई इंटरव्यू में जाता है तो बहुत ही फनी होता है, और इंटरव्यूअर्स भी हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछें, वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज अलोंग द वेरियस लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। दो वर्ड्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ये दोनों वर्ड शायद आपने सुनेंगे। फॉर्मेलिटी तो सुना होगा आपने, वेरी करेक्ट, फॉर्मेलिटी इसी से बना हुआ है, फॉर्मल से बना हुआ है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है, पहले इनफॉर्मल के बारे में बताते हैं। आप अपने घर जाते हैं और अपनी मम्मी से कहते हैं मे आई कम इन, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मम्मा कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कभी कदार चलता है, लेकिन कृपया मुझे एक ग्लास पानी का देना पसंद करेंगी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस तरीके की वर्ड्स, इस तरीके की लैंग्वेज हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते। इसके लिए हिंदी वर्ड में आप बताना चाहूंगी, बहुत जरूरी है। फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, अनौपचारिक, उसका जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो जब आप किसी नोन व्यक्ति से बात कर रहे हैं या जिससे कोई बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है किसी भी तरीके की, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक कम्युनिकेशन करते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण करते हैं। और वहीं जब आप किसी व्यक्ति से आप उससे ऑफिशियली उससे डील कर रहे होते हैं या उससे पहली बार मिल रहे होते हैं या उस स्ट्रेंजर होता है, अजनबी होता है आपके लिए, तो आप उससे फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अनौपचारिक के बारे में बताया, औपचारिक के बारे में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे आप अपने टीचर के पास जाते हैं या जब आप कहीं जॉब करने लगते हैं अपने बॉस के पास जाते हैं और उनकी पीठ पे आप पैट करके कहते हैं और सर कैसे हैं आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो फॉर्मल में एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक संस्था में लोगों के बीच में
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में वो एक्सचेंज होते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉलोज अ प्री डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और ये प्री डिफाइंड होता है कम्युनिकेशन चैनल। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से निर्धारित, या बोल सकते हैं पूर्व निर्धारित। जो प्री डिफाइंड होगा वो क्या होगा, पूर्व निर्धारित होगा, यानी हमें पता होगा कि हमें किससे कम्युनिकेट करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर यानी आपको पता होगा कि अगर सपोज आप इस समय मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, सपोज आप कल की क्लास अटेंड नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे एक पूछेंगे या एप्लीकेशन देंगे, या अगर आपको कुछ फीस के बारे में बात करनी है अपनी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये प्री डिफाइंड चैनल्स हैं। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी रिपोर्टिंग बॉस होता है, फिर उससे भी ऊपर बॉस होता है, तो हम उसी चैनल, हमें पता है कि हमें कहाँ कब किससे कम्युनिकेट करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, वर्टिकल फ्लो होता है, ठीक है। और वर्टिकल फ्लो कैसा होता है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड भी हो सकता है कम्युनिकेशन और अपवर्ड भी हो सकता है। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? डाउनवर्ड कितना सिंपल है, यानी अपने से नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति, अपने से जो हमारे अंडर में काम करते हैं वो लोग, उनके साथ जब हम कम्युनिकेट करें, अगर मैं अपने अंडर काम करने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, संप्रेषण कर रही हूँ, तो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, डाउनवर्ड, वेरी करेक्ट। और अगर मैं इसको अधीनस्थ बोलते हैं ना, अपने सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अगर मैं अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रही हूं तो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, अपवर्ड। इसीलिए मैंने आपको एरो के थ्रू बताया है, इसको जानने की, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डाउनवर्ड या अपवर्ड भी हो सकता है। तो वर्टिकल में कैसा, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। आगे बढ़ते हैं, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रन्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर मैं अपने अधीनस्थ यानी अपने सबऑर्डिनेट से बात करें, सबऑर्डिनेट ये वर्ड याद रखिएगा, ये आपको लिखना होगा, सबऑर्डिनेट्स। और जो मुझसे ऊपर काम करते हैं वो है सुपीरियर, ठीक है। अच्छा, जो आपके साथ काम करते हैं इनको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स आपको यूज करना है। पीयर्स, वो कौन है आपके, जो आपके साथ काम करते हैं, पीयर्स हैं। कॉलीग्स हैं या कलीग, ठीक है। तो ये हो गए आपके साथ काम करने वाले लोग, ये हो गए आपके अधीनस्थ यानी आपके अंडर काम करने वाले लोग, और ये हो गए आपके बॉस या जो भी आपके ऊपर काम करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं, रन्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसमें रन्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो कौन किससे बात कर रहा है, कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका? रन्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। लोअर लेवल टू हायर लेवल मतलब लोअर में कौन आया था, अभी मैंने वर्ड बताया था आपको, कौन लोअर लेवल में आएगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है, लोअर लेवल। और वो किससे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है हायर लेवल से, तो वो किससे बात कर रहा है, अपने सुपीरियर से। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब एक बार मैं बताऊं और आप लोग को समझ में आ जाए। दिस इज द बेस्ट थिंग, यू कैन से हैप्पीनेस की जो फीलिंग आती है ना टीचर को, वो आप नहीं समझ पाएंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सिमिलर लेवल भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी भी चल रहा है, डायगोनल कम्युनिकेशन है ये, ऑल्सो नोन एज क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन। क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन, ओके। कई बार हम सपोज ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी बातचीत करें, तो वो क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सपोज सेल्स का बंदा, सेल्स का जो बंदा है, जो डायरेक्टर है या जो सुपीरियर है, वो यहाँ पे से बात करना चाहे जो प्रोडक्शन में है, ठीक है, प्रोडक्शन के किसी बंदे से बात करना चाहे, तो वो भी डायगोनल कम्युनिकेशन होगा।
सो इसको क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज कन्वेड अमंग्स इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट वर्क यूनिट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेल्स का बंदा प्रोडक्शन यूनिट के बंदे से बात कर सकता है। सो ये क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट वर्क यूनिट्स है ना, उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होती है। फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन में हो सकता है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में मतलब आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ ना, ये सारे फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन, ये अपवर्ड भी हो सकता है, यानी एक सुपीरियर बंदा अपने जूनियर से भी बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से भी बात कर सकता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है? टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल मतलब, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है। इसका ऑपोजिट क्या है? वेरी गुड, इसका ऑपोजिट है इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनल अभी तक हम लोग क्या करते हैं? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो इट टेक्स प्लेस विद द पीपल, क्लाइंट्स, एजेंसीज, सप्लायर्स एटसेट्रा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये याद रखिएगा। और टेक्स प्लेस याद रखिएगा, दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट, दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द पीपल, क्लाइंट्स, एजेंसी, सप्लायर्स एटसेट्रा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो मेरी क्लासेस में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, कम्युनिकेशन थोड़ा टफ है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको सिंपल तरीके से बताऊँ और आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट विदाउट ऑफिशियल बेनिफिक्शन। अब बेनिफिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आ गया, लेकिन इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं सपोर्ट। ओके, सो ये बिना ऑफिशियल सपोर्ट के भी एग्जिस्ट करता है। इनफॉर्मल, मैंने आपको बताया, आप और राजू साथ में काम करते हैं, क्या हुआ? दोस्ती हो गई। तो कैसा कम्युनिकेशन आपके बीच में होने लगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कभी कभी घर के बारे में भी बात कर ली, और दोस्तों के बारे में बात कर ली, ऑफिस की परेशानियों के बारे में भी बात कर ली। तो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर कंसिडर्ड अनऑथेंटिक, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। और वो सारे कैसे कम्युनिकेशन थे? ऑथेंटिक थे, रिटन में दे रहे हैं, आपका बॉस आपसे कुछ बोल रहा है, आप अपने बॉस से कुछ बोल रहे हैं, आप अपने रिपोर्टिंग बॉस को कुछ बता रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो आप राजू बात कर रहे हैं, आप और राजू कोई भी तरीके की बात कर सकते हैं। तो कैसा कम्युनिकेशन है? अनऑथेंटिक है, यानी समझ गए ना? यस, वो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा जिसको हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन कह रहे थे ना, वैसा कम्युनिकेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ये ध्यान रखिए कि इस कम्युनिकेशन को जो एक सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं छोटी सी। अब मैं टीचर हूं तो मुझे ये बताना जरूरी है। ये है W और ये है V, और दोनों का मतलब है वाह, लेकिन दोनों को बोलने का ढंग अलग अलग है। जैसे हम W का वाह बोलेंगे तो वाह वाह, और V का वाह बोलेंगे तो वाह वाह। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग बैक, आई मीन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेप वाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ग्रेप वाइन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब कभी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, राइट अ नोट ऑन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं इसको? कभी अंगूर की बेल देखी है? कहीं पे भी चली जाती है, कहीं पे भी बढ़ जाती है। तो वैसे ही जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वो कहीं भी फैलता है, और इसी वजह से इसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन सिस्टम, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होगा ही होगा। हर एक सिस्टम में आपको मिलेगा, क्योंकि अनऑथेंटिक बातें करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। एम्प्लॉय फ्रेंडली एटीट्यूड, ये
फ्रेंडली एटीट्यूड भी दिखाता है। यानी कि अब ऐसा तो है नहीं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, अब चुप होकर तो कोई नहीं 10 घंटे काम करेगा। तो फ्रेंडशिप होना और थोड़ा क्लोज होना ये बहुत नेचुरल सी बात है।